माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के ई लर्निंग प्रोग्राम में बच्चों आपका स्वागत है। मैं प्रियंका जाखड़, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज विजयनगर गाजियाबाद से। बच्चों आज कक्षा 11 विषय भौतिक विज्ञान के अध्याय 4 एक समतल में गति के भाग 2 में भाग 1 में कुछ गृह कार्य दिया था। वो इस प्रकार है। प्रश्न 1, विस्थापन व दूरी में कौन सदिश राशि है? विस्थापन सदिश राशि है क्योंकि इसमें डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड होता है और ये वेक्टर नियम का पालन करता है। प्रश्न नंबर 2, बल तथा बल आघूर्ण में कौन सदिश राशि है? दोनों सदिश राशि हैं। प्रश्न नंबर 3, ध्रुवीय सदिश के 2 उदाहरण दीजिए। बल तथा विस्थापन ध्रुवीय सदिश के 2 उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर 4, परस्पर लंबवत 2 सदिश ए व बी के आंकिक मान क्रमशः 3 व 4 मात्रक हैं। इनके परिणामी का आंकिक मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है? रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो फॉर्मूला हम क्या यूज करते हैं? आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बच्चों गिवन हमें क्या क्या है? थीटा हमें दिया हुआ है, लंबवत का मतलब 90 डिग्री हमें दिया है, ए की वैल्यू हमारे पास है, बी की वैल्यू हमारे पास है। जैसे आप वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाता है? आर इक्वल टू 5 मिल जाता है क्योंकि कॉस 90 इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। प्रश्न नंबर 5, 2 सदिशों के बीच अधिकतम संभव कोण का मान क्या होता है? दो सदिश के बीच में जो हमने पढ़ा था भाग 1 में कि न्यूनतम कोण कितना होता है, वो 0 डिग्री होता है और अधिकतम कोण कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो हमसे यहाँ पूछा क्या गया है? अधिकतम कोण। तो अधिकतम कोण कितना होगा? 180 डिग्री होगा। बच्चों भाग 2 में जो पॉइंट्स आज हम कवर करने वाले हैं वो कौन कौन से हैं? सदिशों का जोड़। उसमें हम 2 विधियों को देखेंगे, बहुभुज विधि, समांतर चतुर्भुज विधि। किसी वेक्टर की स्केलर से गुणा तथा भाग, 2 वेक्टर का घटाना, सदिशों का वियोजन, सदिशों के वियोजन के अनुप्रयोग, सापेक्ष वेग। वेक्टर के योग की बहुभुज विधि। हम यहाँ बहुभुज विधि को देखने वाले हैं। बच्चों भाग 1 में हमने त्रिभुज विधि को देखा था। त्रिभुज विधि के से जो हम करते हैं 2 सदिशों को जोड़ा जाता है। अगर हमें 2 से अधिक सदिशों को जोड़ना है तो हम बहुभुज विधि का प्रयोग करते हैं। जैसे हम अगर एग्जाम्पल देखें, हमारे पास 4 वेक्टर हैं, 4 सदिश दिए गए हैं ए बी सी डी। तो हमें इनको जोड़ना है तो हम कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? हम बहुभुज विधि का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले वेक्टर ए को ड्रॉ करते हैं, दी गई डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के साथ हम इसको खींच लेते हैं। वेक्टर ए के शीर्ष से हेड से वेक्टर बी को ड्रॉ करते हैं और वेक्टर बी के हेड से वेक्टर सी को ड्रॉ करते हैं, वेक्टर सी के हेड से वेक्टर डी को ड्रॉ करते हैं। ये जो ओपनिंग एंड रह जाता है इसे एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं। कैसे इसको क्लोज करते हैं? जो सबसे पहले वेक्टर है उसके टेल से लास्ट वाले वेक्टर के हेड से मिला देते हैं, जिसको हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। बच्चों ये कैसे निकाला गया है, कैसे मिलेगा, आर की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? क्या होगा? वेक्टर ए और बी का पहले रिजल्टेंट फाइंड कर लेते हैं। वो हमें क्या मिल जाता है? वेक्टर ई मिल जाता है। वेक्टर ई और सी का रिजल्टेंट फाइंड कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? वेक्टर एफ मिल जाता है। वेक्टर एफ और डी का रिजल्टेंट फाइंड कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? वेक्टर आर मिल जाता है। आप कैसे लिखेंगे? वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। आप यहाँ एक चीज देख पा रहे होंगे इस फिगर में, क्या मिल रहा है? हमें 5 वेक्टर मिल रहे हैं। दिए कितने गए थे? 4 वेक्टर। जो एक वेक्टर एक्स्ट्रा आया है वो किसकी वजह से आया? रिजल्टेंट की वजह से आया। इन चारों को जोड़ने की वजह से आया है। बच्चों समांतर चतुर्भुज विधि। समांतर चतुर्भुज विधि जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, इसमें हम कुछ समांतर चतुर्भुज के बारे में देखेंगे। होता क्या है? यदि किसी कण पर किसी क्षण कार्यरत 2 सदिश परिमाण व दिशा में किसी समांतर चतुर्भुज की 2 संलग्न भुजाओं द्वारा निरूपित होते हैं तो उनका परिणामी दिशा तथा परिमाण में उसी समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण द्वारा निरूपित होगा जो उक्त सदिशों के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरता है। प्रतिच्छेद बिंदु होता है बच्चों इंटरसेक्शन पॉइंट। जैसे अगर हम वेक्टर मान लेते हैं, हमें 2 वेक्टर दिए गए हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। इसको हमें किस विधि के द्वारा जोड़ना है? समांतर चतुर्भुज विधि के द्वारा हम इसको जोड़ना चाहते हैं। तो हम कैसे जोड़ेंगे? वेक्टर ए को हम दी गई दिशा में और दिए गए मैग्नीट्यूड के साथ खींच लेते हैं। वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी को ड्रॉ करते हैं। इनके बीच में जो एंगल है वो कितना है? थीटा एंगल है। बच्चों जो रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों वेक्टर के जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो वहां से होकर गुजरता है। ये जो यहाँ इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से जो होकर गुजरेगा वो क्या कहलाएगा? इनका दोनों वेक्टर का योग कहलाता है, रिजल्टेंट कहलाता है। अब क्या होगा? हमें करना क्या है? समांतर चतुर्भुज। तो इस वाले फिगर को हम किस में चेंज कर लेते हैं? समांतर चतुर्भुज
में चेंज कर लेते हैं, बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे? इस वेक्टर के समान एक वेक्टर खींच लेते हैं, इस वेक्टर के पैरेलल भी एक वेक्टर खींच लेते हैं, तो हमारे पास क्या मिल जाता है? समांतर चतुर्भुज मिल जाता है। बच्चों आपको एक यहाँ पर ट्राइंगल आप देख पा रहे होंगे, ओ पी और क्यू, ये आपको एक ट्राइंगल है, जैसे कि हमने त्रिभुज विधि में भी देखा था। इसको त्रिभुज विधि के द्वारा हम इस आर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो त्रिभुज विधि को यूज करके हम इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकाल सकते हैं। कैसे? पहले हम वेक्टर ए को बढ़ाते हैं, बढ़ाया, आगे बढ़ाते हैं तो कहां तक ले जाते हैं? एन तक ड्रॉ किया, और इस एन पर क्यू से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है? ओ एन क्यू, एक हमें समकोण त्रिभुज मिल जाता है, जैसा कि हमने त्रिभुज विधि में किया था। उसकी हेल्प से हम क्या निकाल लेते हैं? रिजल्टेंट फाइंड कर लेते हैं। तो फॉर्मूला में क्या मिला था? आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा हमें मिल जाता है। बच्चों अगर आपको डायरेक्शन देखनी है, ये तो था मैग्नीट्यूड, आपको यहां से मैग्नीट्यूड मिलेगा। अगर आपको रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन देखनी है तो आप क्या करेंगे? tan फाई, जो फाई है बच्चों वो रिजल्टेंट वेक्टर और किसी एक जो हमारा आर है और कोई एक वेक्टर दिए गए वेक्टर के साथ जो एंगल होगा उसको वो एंगल होता है tan फाई। कैसे लिखते हैं? y कंपोनेंट ओवर x कंपोनेंट। हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? b साइन थीटा ओवर a प्लस b कॉस थीटा हमें मिल जाता है। बच्चों इसके साथ कुछ कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या है? जब दोनों सदिश एक ही दिशा में हैं, अगर दो दिए गए सदिश हमारे दोनों एक ही दिशा में होंगे तो एंगल कितना होता है? एंगल हमारा थीटा इक्वल टू 0 मिलेगा। तो हम जब यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये वाली टर्म, हम मैग्नीट्यूड हमें फाइंड करना है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो इसमें जब हम 0 रखते हैं तो हमें ये टर्म क्या मिल जाती है? 2, यहाँ पर ये थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो हमें क्या मिल जाता है इसको सॉल्व करके? आर इक्वल टू ए प्लस बी हमें मिल जाता है। अगर हमें जो रिजल्टेंट है उसकी डायरेक्शन देखनी है तो हम क्या करते हैं? ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। थीटा इक्वल टू आप 0 रखोगे तो आपको 0 मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है, क्योंकि साइन 0 0। तो ये क्या बताता है कि इसकी जो डायरेक्शन होगी, रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन होगी वो किसकी दिशा में होगी? वेक्टर जो हमें दिए गए वेक्टर हैं उन्हीं की दिशा में होगी। और जो हमारा आप देख पा रहे होंगे रिजल्टेंट हमें मैक्सिमम मिलता है। अगर दोनों सदिश एक ही दिशा में है तो हमें रिजल्टेंट कैसा मिलेगा? मैक्सिमम मिलेगा। दूसरी कंडीशन, जब दोनों सदिश परस्पर लंब हैं, दोनों सदिश क्या है? आपस में 90 डिग्री पर हैं, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, तो आप आर इक्वल टू, आपको क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड चाहिए किसका? रिजल्टेंट का। तो क्या होगा? ये फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि cos 90 क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, तो ये आपको यहां मिल जाता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको डायरेक्शन निकालनी है तो थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। जैसे ही थीटा की वैल्यू पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, ये जो फॉर्मूला आपके पास है, तो आपको क्या मिल जाएगा? tan फाई इक्वल टू बी ओवर ए आपको मिल जाता है। तीसरी कंडीशन है बच्चों, जब दोनों सदिश परस्पर विपरीत हैं, दोनों विपरीत दिशा में, तो इनके बीच में एंगल कितना होगा? थीटा इक्वल टू 180 होता है। जब इसको अगर आपको मैग्नीट्यूड चाहिए तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होगा? 180 की वैल्यू 180 रखेंगे, थीटा इक्वल टू क्या रखेंगे? 180। तो cos 180 की वैल्यू होती है बच्चों -1। इसको सॉल्व करके आपको बच्चों क्या मिलेगा? आर इक्वल टू ए माइनस बी मिल जाता है। अगर आप डायरेक्शन निकालेंगे तो डायरेक्शन इस फॉर्मूले से निकालेंगे। tan फाई क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। वो 0 क्यों? वो बच्चों यहां पर आप क्या कहेंगे? जो रिजल्टेंट मिल रहा है a माइनस बी, मतलब दो वेक्टर का डिफरेंस मिलता है, और जो रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन होती है वो बड़े वेक्टर की तरफ होती है। आप एक चीज अगर देखेंगे, जब दोनों एक ही दिशा में थे तो r इक्वल टू ए प्लस बी था, और जब दोनों विपरीत दिशा में तो r इक्वल टू ए माइनस बी है। दो वेक्टर का डिफरेंस है, उधर ऐड था, दो वेक्टर का सम था। तो जब दोनों सदिश एक ही दिशा में होंगे तो हमें मैक्सिमम रिजल्टेंट मिलेगा, जब दोनों वेक्टर विपरीत दिशा में होंगे तो हमें मिनिमम रिजल्टेंट मिलता है। किसी वेक्टर की स्केलर से गुणा तथा भाग, जब हम किसी वेक्टर को स्केलर से गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो क्या होता है? सबसे पहले देखते हैं, जब किसी वेक्टर को स्केलर से गुणा करें तो क्या होगा? एक वेक्टर की एक स्केलर से गुणा करने पर एक वेक्टर ही मिलता है, एक वेक्टर ही प्राप्त होता है, जिसका परिमाण वेक्टर व स्केलर के परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। माना कोई भौतिक राशि b है, हमने क्या मान लिया? एक भौतिक राशि b, वेक्टर b इक्वल टू लैम्डा वेक्टर a। ठीक है, अब क्या होगा? इस लैम्डा, ये इसको हम एक बार एक संख्या मान लेते हैं और एक बार इसको एक अदिश राशि मानकर देखते हैं। यदि लैम्डा एक संख्या है तो b का मात्रक, ये संख्या है तो b का मात्रक वही होगा जो a का मात्रक है।
अगर ये एक अदिश राशि है तो b का मात्रक वो नहीं होगा जो a का मात्रक है। क्यों? क्योंकि अब क्या हो जाएगा, b का मात्रक इन दोनों के मात्रक के गुणनफल के बराबर होगा। वेक्टर को अगर हम स्केलर से भाग करें तो क्या होता है, किसी वेक्टर को स्केलर से भाग देने पर प्राप्त परिणाम एक वेक्टर ही प्राप्त होता है। जैसे कि आप यहाँ एक इक्वेशन आप देख पा रहे हैं, क्या है, वेक्टर a ओवर k, हमने किसी एक अदिश राशि से इसको भाग कर दिया, एक स्केलर है, अदिश से भाग किया तो हमें क्या मिला, वेक्टर r। अब हम क्या करें, k को एक बार पूर्ण संख्या मान लें और k को एक बार क्या मान लेते हैं, एक अदिश राशि मान लेते हैं। तो क्या होगा, जब हमने एक संख्या माना तो क्या हुआ बच्चों, इसका मात्रक वही हुआ जो a का मात्रक है। लेकिन जब हमने इसको अदिश राशि माना k को, तो क्या होगा, a का मात्रक के बराबर r का मात्रक नहीं होगा, कोई नया सदिश हमें मिलता है। यदि k कोई अदिश भौतिक राशि है जिसका कोई मात्रक है तो वेक्टर r नई सदिश भौतिक राशि होगी। दो वेक्टर का घटाना, बच्चों दो वेक्टर को घटाने का अर्थ है किसी एक वेक्टर में दूसरे वेक्टर का विपरीत को जोड़ना। एक वेक्टर में से दूसरे वेक्टर को घटाने का अर्थ है पहले वेक्टर में दूसरे वेक्टर के विपरीत वेक्टर को जोड़ना। जैसे हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर a और वेक्टर b, हम घटाना चाहते हैं तो घटाने का मतलब क्या होगा, वेक्टर a प्लस वेक्टर b का माइनस वेक्टर b हम जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वेक्टर a माइनस वेक्टर b, वेक्टर a माइनस वेक्टर b। इसको आप अगर डायग्राम के थ्रू देखेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले वेक्टर a ड्रॉ किया, वेक्टर a के शीर्ष से वेक्टर b ड्रॉ किया और हमें चाहिए क्या, b का अपोजिट, तो b के विपरीत एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं, तो ड्रॉ किया माइनस b हो गया। इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ करते हैं, पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड तक एक एरो ड्रॉ करते, एक वेक्टर ड्रॉ करते, तो हमें क्या मिल जाता है, वेक्टर r। क्या होगा रिजल्टेंट, वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a माइनस वेक्टर b। बच्चों जो हमारा सब्ट्रैक्शन होता है वो कम्यूटेटिव लॉ का फॉलो नहीं करता, वेक्टर अंतर क्रम विनिमय मतलब कम्यूटेटिव नियम का पालन नहीं करता है। वेक्टर का वियोजन, वेक्टर का वियोजन क्या है बच्चों, ये जोड़ने की एक विपरीत प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है कि दिया गया कोई एक वेक्टर को हम क्या करते हैं, दो या दो से अधिक भागों में वियोजित कर लेते हैं। जो वियोजित भाग होंगे वो क्या कहलाते हैं, घटक कहलाते हैं, दिए गए वेक्टर के घटक कहलाते हैं। जो ये वियोजित भाग हैं इनका जो संयुक्त प्रभाव होता है वो दिए गए वेक्टर के प्रभाव के बराबर ही होता है। वेक्टर को जोड़ने की विपरीत प्रक्रिया वेक्टर वियोजन कहलाती है। यदि हम किसी दिए हुए वेक्टर को ऐसे दो या दो से अधिक वेक्टर में विभाजित करें जिनका संयुक्त प्रभाव वही है जो दिए गए अकेले वेक्टर का है, तब इन वियोजित वेक्टर को दिए गए वेक्टर के घटक कहते हैं। मतलब ये जो वियोजित भाग हैं इनको हम क्या कहते हैं, घटक कहते हैं, क्योंकि इनका जो संयुक्त प्रभाव है वो दिए गए वेक्टर के प्रभाव के इक्वल होता है। बच्चों अगर ये दोनों किसी एक दिए गए वेक्टर को हमने दो भागों में वियोजित कर लिया और दोनों जो घटक हैं, जो वियोजित भाग हैं, जो घटक हैं वो आपस में 90 डिग्री पर है, तो ऐसे घटकों को हम क्या बोलते हैं, आयताकार घटक बोलते हैं। और किसी आयताकार घटकों के द्वारा हम वेक्टर का वियोजन देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, एक वेक्टर एक्स वाई प्लेन लिया हमने, एक्स डायरेक्शन, एक्स प्लेन जिसकी डायरेक्शन हम किसे दिखाते हैं, आई कैप से शो करते हैं, वाई प्लेन को हम किसे, जे, इसकी जो डायरेक्शन हम दिखाएंगे जे कैप से शो करते हैं। हमने क्या किया, ओ से एक वेक्टर वी को ड्रॉ किया जिसका एंगल जो एक्स के साथ कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। ये वेक्टर दो भागों में वियोजित करेंगे, वी एक्स और वी वाई, वेक्टर वी एक्स और वेक्टर वी वाई। जो वेक्टर वी एक्स होगा वो एक्स डायरेक्शन में होगा और जो वेक्टर वी वाई होगा वो वाई डायरेक्शन में होगा। बच्चों इस वेक्टर के पैरेलल हम एक वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि पैरेलल ही आप एक वेक्टर को कहीं पर भी मूव करा सकते हैं, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता है। तो हमने पैरेलल ही एक ड्रॉ कर लिया, तो क्या होगा, ये वी वाई हो जाता है। ठीक है, तो अब हम इसको करेंगे कैसे, जोड़ेंगे कैसे। अगर आप देखेंगे ओ ए इक्वल टू वेक्टर ओ ए इक्वल टू वेक्टर ओ बी प्लस वेक्टर बी ए। ठीक है, अब इनकी वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, ओ ए के लिए क्या था, वेक्टर वी, यहाँ पर वी एक्स, वेक्टर वी एक्स और यहाँ पर वेक्टर वी वाई। ये हमने यहाँ बताया हुआ है कि ओ बी के लिए वेक्टर वी एक्स लिया है और ओ वाई के लिए हमने क्या लिया है,
वेक्टर वी वाई लिया है, तो यहां पर ये है। अगर हम इसका वी एक्स का मैग्नीट्यूड रखेंगे तो क्या लिखेंगे, वी कॉस आई आई कैप, और वी वाई का रखेंगे तो क्या लिखेंगे, वी साइन जे कैप। ये अगर बच्चों क्या होगा, हम क्या चाहते हैं कि सदिश v के y तथा x दिशा के घटक के परिमाण कैसे होंगे, वी वाई इक्वल टू वी साइन थीटा और वी एक्स इक्वल टू वी कॉस थीटा। कैसे निकालेंगे बच्चों, आपको घटक निकालने हैं, कैसे निकालेंगे, इस वी वाई की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालोगे, इन दोनों में रिलेशन रहेगा। कैसे रहेगा कि जब हम रिलेशन निकालते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, वी वाई की वैल्यू मिल जाती है वी साइन थीटा, और इसके लिए इन दोनों में रिलेशन होता है तो क्या मिल जाएगा, वी एक्स इक्वल टू वी कॉस थीटा। जब आप वैल्यू को पुट करेंगे, कहाँ पुट कर दीजिए आप, ये एक फॉर्मूला होता है, अगर हम ट्राइंगल ये समकोण त्रिभुज से एक फॉर्मूला लगाएं, क्या कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो हमने यहाँ फॉर्मूला लगाया, वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर। वी एक्स की वैल्यू आप रख दोगे, वी वाई की वैल्यू रख दोगे, तो आपको क्या मिलेगा, टोटल आपको क्या मिलेगा, वी। इन दोनों को जब आप करेंगे या v की वैल्यू आप करेंगे तो अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। बच्चों ये तो था मैग्नीट्यूड, ये जो है इसका क्या है, मैग्नीट्यूड आपको मिल जाता है। अगर आपको इसकी डायरेक्शन देखनी है तो क्या करोगे, टेन थीटा, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल क्या है, थीटा बना है, जो रिजल्ट ये वेक्टर है और इसके, तो थीटा क्या हो जाएगा, y कंपोनेंट ओवर x कंपोनेंट, y कंपोनेंट ओवर x कंपोनेंट रखेंगे तो आपको इसके डायरेक्शन मिल जाती है। सदिशों के वियोजन के अनुप्रयोग, सबसे पहले क्या देखते हैं, जो इनका यूज होता है, हम बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में यूज करते हैं। सबसे पहला यूज कहाँ है, व्यक्ति का धरातल पर चलना। जब कोई व्यक्ति धरातल पर चलता है तो वो चलते समय अपने एक पैर से आगे बढ़ने के लिए अपने एक पैर से वो पीछे की तरफ बल लगाता है, फोर्स लगाता है। जब वो बल लगाता है तो न्यूटन के थर्ड लॉ से क्या होता है, जितना एक्शन होता है उतना ही इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। तो वो रिएक्शन हुआ, वो हॉरिजॉन्टल से किस डायरेक्शन पे हुआ, थीटा एंगल पर। अब क्या होगा, इस आर को दो घटकों में वियोजित हो जाता है, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, आर कॉस थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या है, आर साइन थीटा। बच्चों ये जो आर कॉस थीटा है ये व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए हेल्प करता है, और जो आर साइन थीटा है वर्टिकल घटक है, वर्टिकल कंपोनेंट है, वो क्या करता है कि व्यक्ति का बैलेंस बनाए रखता है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, लॉन रोलर को धकेलने की तुलना में खींचना सरल होता है। जब किसी रोलर को हम खींचते हैं तो वो सरल होता है धकेलने की तुलना में। कैसे, अगर इसको देखेंगे तो क्या, एक रोलर है जिसका वेट क्या है, हमारे पास W है। अब इसको क्या है, इसके ऊपर बल लगाते हैं, बल जो लगाते हैं वो हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पर लगाते हैं, तो ये बल क्या होगा, दो घटकों में वियोजित हो जाएगा, क्या, F cos थीटा और F sin थीटा। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो F cos थीटा होगा, जो F sin थीटा है वो वर्टिकल कंपोनेंट होगा। बच्चों अगर आप वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल की डायरेक्शन में, जो इस डायरेक्शन में आप देखेंगे कि प्रभावी भार कितना होगा, तो वो क्या होगा, W माइनस F sin थीटा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। अगर आप इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में, मतलब क्षैतिज घटक क्या होगा, F cos थीटा होगा। आप देख पा रहे होंगे जब हम उसको खींच रहे हैं तो इतना बल हमें लगाना पड़ रहा है। अगर हम बात करें धक्का देने की, जब हम धकेलते हैं किसी चीज को तो ये जो बल है, किसी एंगल पर धकेलते हैं हॉरिजॉन्टल से, तो ये जो बल है ये बल नीचे जाके वियोजित होता है। ये जब दो घटकों में वियोजित होगा, F cos थीटा और F sin थीटा। जो F sin थीटा है वो W की डायरेक्शन में, वेट की डायरेक्शन में ही चला जाता है। तो आप ऊर्ध्वाधर घटक अगर देखेंगे, प्रभावी भार कितना हो जाएगा, W प्लस F sin थीटा, और हमारा जो क्षैतिज घटक है वो क्या होगा, वो सेम है, F cos थीटा। तो आप देख पा रहे होंगे क्या होता है, खींचना आसान है क्योंकि भार कम लगाना, हमें जो बल लगाना पड़ रहा है वो कम लगाना पड़ रहा है, और जो धकेलना है उसमें बल ज्यादा लगाना पड़ता है। इसको एक और एग्जाम्पल की हेल्प से अगर हम समझे, कैसे लॉन रोलर को धकेलने की तुलना में खींचना सरल होता है। कैसे, माना कोई रोलर 10 किलोग्राम का है, हमारे पास एक रोलर है जिसका जो मास है वो कितना है, 10 किलोग्राम है। इसे क्षैतिज से 45 के कोण पर 50 न्यूटन का बल लगाकर खींचा तथा धकेला जाता है। इस रोलर को हम 45 डिग्री पर लगा के बल पर ही खींचते हैं, और 45 डिग्री क्षैतिज से, इसे हॉरिजॉन्टल से हम क्या लगाते हैं,
45 डिग्री पर ही हम इसको धकेलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि खींचते हैं। जब आप इसको खींचोगे तो आपको पता है प्रभावी भार क्या आता है, W माइनस एफ साइन थीटा। जब आप इसकी वैल्यू रखोगे तो आपको क्या मिल जाता है, 64.65 न्यूटन आपको मिलता है बल। आपको इतना बल लगाना पड़ता है खींचते समय। जब आप इसको धकेलते हैं, जबकि ये जो आपका अगर आप हॉरिजॉन्टल देखें तो वो आपको क्या मिलता है, F cos 45, ठीक है। अगर आप जब इसको धकेल रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, जो आपको बल लगाना पड़ेगा वो जब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 135.35 न्यूटन आपको मिलता है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ बल कम लगाना पड़ रहा है, यहाँ पर बल अधिक लगाना पड़ रहा है, जबकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई डिफरेंस नहीं आता है। सापेक्ष वेग, सापेक्ष वेग में बच्चों, सापेक्ष वेग को समझने से पहले हम क्या समझ लें, सापेक्ष को जान लें। सापेक्ष क्या होता है, सापेक्ष को हम इंग्लिश में रिलेटिव भी बोलते हैं। बच्चों कोई भी चीज, फिजिक्स में कुछ ऐसी राशियां हैं जो एब्सोल्यूट नहीं होती। जैसे आप रेस्ट और मोशन की बात करें, जो रेस्ट होता है, अगर कोई बुक टेबल पर रखी है तो आप क्या कहेंगे, आप अगर खड़े हैं वो टेबल पर बुक रखी है तो आप कहेंगे वो रेस्ट में है। बट क्या होगा कि अगर उसको किसी स्पेस से देखें, अगर आप स्पेस से देखेंगे तो वो बुक कैसी लगेगी, मोशन में लगेगी। तो क्या होता है कि कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं होती, वो किसी ना किसी की रिस्पेक्ट में होती है, रिलेटिव होती है। तो उसी को बात करें तो फिजिक्स में ऐसी बहुत सारी राशियां हैं, जैसे वेलोसिटी हो जाता है, एक्सीलरेशन हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो यहाँ पर हम जो देखने वाले हैं वो क्या देखने वाले हैं, सापेक्ष वेग की बात हम करने वाले हैं। किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु के सापेक्ष वेग पहली वस्तु की दूसरी वस्तु के सापेक्ष स्थिति परिवर्तन की समय दर के बराबर होता है। मतलब क्या होता है सापेक्ष वेग, टाइम के साथ अगर किसी व्यक्ति की किसी दूसरे व्यक्ति के सापेक्ष अगर पोजीशन में चेंज हो रहा है तो वो क्या कहलाता है, सापेक्ष वेग कहलाता है। जैसे अगर आप एग्जांपल ले लें, दो ट्रेन हैं, वो समान वेग से एक ही दिशा में चल रही हैं, तो क्या होगा, वो दोनों आपस में एक दूसरे के सापेक्ष क्या होंगी, रेस्ट में होंगी, ठीक है। क्योंकि इक्वल टाइम में वो इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगी, इसीलिए उनको क्या बोलेंगे, सापेक्ष वेग, सापेक्ष होंगे एक दूसरे के सापेक्ष वेग, मतलब वो रेस्ट में होंगी। अगर हम बात करें इस वाले, अगर एनिमेशन को आप देखना चाहोगे, ये व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर खड़ा है और ट्रेन गुजर रही है, तो क्या होगा, इस व्यक्ति के सापेक्ष ये ट्रेन कैसी है, मोशन में है। अगर हम बात करें कि इस ट्रेन में कुछ व्यक्ति जो बैठे हुए हैं, उनकी अगर हम बात करें तो ये जो यहाँ पे जो व्यक्ति बैठे हुए हैं, ये सारे आपस में क्या है, रेस्ट में है। क्यों रेस्ट में है, क्योंकि टाइम के साथ इनकी पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा है, तो ये कैसे हैं, रेस्ट में। अगर बाहर के कंपैरिजन में कोई व्यक्ति बाहर से इन लोगों को देख रहा होगा तो वो क्या होंगे, ये मोशन में लगते हैं। तो इसीलिए क्या एक वर्ड आता है क्या, सापेक्ष वेग। आपको निकालेंगे कैसे सापेक्ष वेग को, एक फॉर्मूला होता है सापेक्ष वेग को निकालने के लिए। क्या होता है, सपोज करो हमारे पास दो व्यक्ति हैं ए और बी, हमें क्या करना है, जो व्यक्ति ए है उसका वेलोसिटी, उसकी वेग दूसरे के सापेक्ष निकालनी है, बी के सापेक्ष निकालनी है। तो हम कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब ए का वेग बी के रिस्पेक्ट में। तो क्या होगा, कैसे लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। क्या, जो पहले है उसको पहले लिखा जाता है, जो बाद में है उसको बाद में लिखा जाता है। वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे हम घटाने का नियम में हमने जाना था, वेलोसिटी ऑफ ए प्लस ब्रैकेट में माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अगर आप यहां देखें, इसको डायग्राम के थ्रू आप देखेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करें, जो ए व्यक्ति है उसकी जो वेलोसिटी है उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। उसका ड्रॉ किया, वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर हमने ड्रॉ किया, उसके दूसरा क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी। हमने वेलोसिटी ऑफ बी इस डायरेक्शन में है अगर, तो माइनस किधर होगा, इसके विपरीत डायरेक्शन में होगा। इन दोनों के बीच में अगर एंगल थीटा है तो अब क्या एंगल हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। अब क्या एंगल हो जाएगा इन दोनों के बीच में, 180 माइनस थीटा, क्योंकि ये विपरीत डायरेक्शन में, हमें क्या चाहिए था, माइनस वी बी चाहिए था। अब आप क्या करोगे, आपको रिजल्टेंट फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो कैसे निकालोगे रिजल्टेंट, अंडर रूट हमें दो वेक्टर का, जब आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। और समांतर चतुर्भुज विधि से हमने रिजल्टेंट निकालना सीखा है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या आता है, ये फॉर्मूला हमें मिलता है। तो आप जैसे ही आप इसको रखेंगे तो आपको क्या रिजल्टेंट मिल जाएगा, अंडर रूट वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर प्लस माइनस 2 वी ए वी बी
कॉस थीटा, तो हमें ये रिजल्टेंट मिल जाता है। बच्चों अगर आप डायरेक्शन निकालना चाहोगे रिजल्टेंट की, तो आप डायरेक्शन कैसे निकालोगे? tan फाई क्या होता है? y कंपोनेंट ओवर x कंपोनेंट आप कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? vb साइन थीटा ओवर va माइनस vb कॉस थीटा आपको मिल जाएगा। सापेक्ष वेग के अनुप्रयोग, सापेक्ष वेग के अनुप्रयोग जिनका भी कई जगह यूज होता है, जो अगर हम सापेक्ष की बात करें तो यहाँ पर क्या है, एक अर्थ है और एक, आप इस एनिमेशन में अगर देख पा रहे होंगे तो सैटेलाइट है। अर्थ के चारों तरफ एक सैटेलाइट मूव कर रही है। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो क्या होगा? हमें क्या निकालना है? वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट विद रेस्पेक्ट टू अर्थ। तो हम क्या लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ एस माइनस वेलोसिटी ऑफ ई, मतलब अर्थ। सैटेलाइट की वेलोसिटी माइनस ये जो अर्थ है उसकी वेलोसिटी कर देते हैं। अगर एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है तो यह माइनस आता है, अगर दोनों ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी तो यहां पर क्या आ जाता है? प्लस आ जाता है। बस इसके लिखने का तरीका होता है। बच्चों अगर केवल हमने लिखा होता vs, बाकी कुछ नहीं लिखा होता, या हम कहें कि एक कार सड़क पर चल रही है, तो हम क्या कहेंगे? vc हमने लिख दिया, आगे छोड़ दिया, आगे कोई टर्म हमने नहीं लिखी, तो इसका मतलब होता है जो कार है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चल रही है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। या हम कहें कि एक नदी या एक नदी फ्लो कर रही है, बह रही है, तो वो किसके रिस्पेक्ट में हम कह रहे हैं? वो अंडरस्टूड होता है कि वो किसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, वो हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। अगर यहाँ सेकेंड टर्म ना लिखी जाए तो वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होता है। बच्चों एक और इसका एग्जाम्पल है, क्या? वर्षा का सापेक्ष वेग आप निकालना चाहते हैं, तो क्या जो वर्षा है वी आर वेग से वो वर्टिकल डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, और जो आदमी है वो क्या? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वीएम वेग से चल रहा है। तो क्या रिजल्टेंट होगा? अगर हम देखना चाहें इन दोनों के सापेक्ष वेग निकालना चाहे, उसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहे, तो किस फॉर्मूले से निकालेंगे? ये फॉर्मूले से निकालेंगे, और एंगल कितना होगा? 90 होगा, ठीक है, cos 90, ठीक है। अगर हम बात करें कि हमें, अब हम ये भी देखना चाहते हैं कि जब आदमी चले तो वो जो अम्ब्रेला हो तो वो किस डायरेक्शन में लगाए कि वो वर्षा से बच सके, तो क्या होगा? आपको डायरेक्शन निकालिए कि अम्ब्रेला की, तो आप क्या लगाएंगे? tan थीटा इक्वल टू y कंपोनेंट ओवर x कंपोनेंट लगाएंगे, तो आपको डायरेक्शन पता चल जाएगी कि आदमी को अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में लगाना चाहिए। क्योंकि अगर वो खड़ा है तो ऑब्वियसली वो क्या लगाएगा? ऊपर लगाएगा, लेकिन वो जब चलेगा तो उसको एक डायरेक्शन चाहिए, वो डायरेक्शन आप यहां से फाइंड कर सकते हैं। बच्चों भाग 2 का ये गृह कार्य है जिसको आप देखेंगे और इसको आप हल करेंगे। इसके बारे में हम भाग 3 में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। क्या बोल दूं? हाँ।